बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में। आज हमारा मौजू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल का वो मजमून है जिसे उन्होंने एक इंग्लिश मैगजीन के लिए लिखा था, जिसमें कुछ माजी के वो हवाले थे जो हुकूमतों के दरमियान मायदे थे। हमारे नज़दीक कोई भी मायदा उस वक्त तक बरकरार रहता है जब तक वो फरीकैन को नुकसान नहीं पहुंचाए, और अगर उस मायदे से किसी कमज़ोर फरीक को नुकसान भी पहुंच रहा हो तो ताकतवर फरीक उसे ज़बरदस्ती पूरा करवाता है। और इस मजमून का निचोड़ भी एक वक्त की सुपर पावर माजी में किए गए माहदे को ताकत के बल पर पूरा करवा रही है। आइए देखते हैं कि मजमून क्या कह रहा है। वो माहिदों की तारीख बयान करती हैं कि इमरान खान ने ऐसा क्या जुर्म किया कि अमेरिका को उसे फौरन उसके ओहदे से हटाना पड़ा, और अगर अमेरिका ऐसा न करता तो उसे किस किस्म के नुकसानात उठाने पड़ सकते थे। इसको समझने के लिए पहले दो तस्वुरात का अहाता करते हैं। नंबर 1, पेट्रो डॉलर क्या है। ये 1974 में शाह फैसल और सदर निक्सन के दरमियान एक माहिदा है। इस मायदे के तहत सऊदी अरब की जिम्मेदारी ये थी कि ओपेक के तमाम ममालिक को तेल अमरीकी डॉलर में फरोख्त करने पर राजी करे और कोई दूसरी करेंसी या सोना कबूल न करे। फरोख्त से हासिल होने वाली तमाम आमदनी अमरीकी बैंकों या फेडरल रिजर्व में जमा की जाएगी, जिससे अमेरिकन डॉलर की मांग में इजाफा होता है, क्योंकि किसी भी मुल्क को तेल खरीदने के लिए पहले अमेरिकन डॉलर खरीदना पड़ता है और ये इंतजाम यूएसडी को मजबूत रखता है, यानी अमेरिकन डॉलर को। बदले में सऊदी अरब की जो करेंसी है, $1 3.75 रियाल मुकर्रर की गई थी। सऊदी माशत की हालत जैसी भी हो, अमरीकी डॉलर और रियाल की शरह यही रहेगी, और यही वजह है कि आज 48 साल बाद भी $1 3.75 रियाल के बराबर है। दूसरा, अमेरिका ने गारंटी दी कि आले सऊद इक़्तिदार में रहेगा, हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेरिका की जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना थी कि ओपेक ममालिक में से कोई भी इस मायदे से किसी सूरत भी बाहर ना निकले। इराक और लीबिया ने बगावत की और हम सब जानते हैं इनकी हालत क्या हो। दूसरा नुक्ता ये था, 1953 में हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन रूस के दरमियान हिंदुस्तानी रुपया रूबल तिजारत का मायदा हुआ, जिसके तहत रूस से हिंदुस्तानी खरीदारी के लिए वो हिंदुस्तानी रुपए में अदायगी करेंगे। इससे हिंदुस्तानी रुपए की मांग में इजाफा होता रहेगा और करेंसी मजबूत रहेगी। दोयम, हिंदुस्तान से रूसी खरीदारी के लिए रूसी रूबल में अदायगी करेंगे। इससे रूबल की मांग में इजाफा होता है और करेंसी मजबूत रहती है। एक हिंदुस्तानी बैंक रूस में एक शाख खोलेगा और रूस का एक बैंक तिजारत की सहूलत के लिए हिंदुस्तान में एक शाख खोलेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये माहिदा 1953 में हुआ था, जो 1974 में पेट्रो डॉलर के माहिदे से पहले हुआ था। इमरान खान पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने 2019 में पाकिस्तानी रुपए और चीनी येन में लेन देन का चीन से माहिदा किया। इस माहिदे में सेमीकंडक्टर, ट्रांसफार्मर्स, नशरियाती आलात और इलेक्ट्रॉनिक्स की आलात शामिल थे। अगरचे अमेरिका इससे खुश नहीं था, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि इसमें तेल का लेन देन शामिल नहीं था। इमरान खान ने 2022 में तेल के लिए पाकिस्तानी रुपए और रूसी रूबल का माहिदा करने के बिल्कुल करीब था। याद रखें, पेट्रो डॉलर का माहिदा 1974 का है और अमेरिका पाकिस्तान के इस माहिदे को कभी कबूल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर दूसरे ममालिक भी इसकी पैरवी करते हैं तो अमेरिकन डॉलर कमज़ोर हो जाएगा और अमेरिकी मईशत में गिरावट आ जाएगी और वो मज़ीद सुपर पावर नहीं रहेगा। अगर इमरान खान ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो अगले इलेक्शन हारने की कीमत पर भी पाकिस्तान अमरीकी गुलामी से निकल आता। इसीलिए अमेरिका को इसे फौरी तौर पर हटाना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई और चारा नहीं था। इमरान खान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अभी तक सद्दाम हुसैन और मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी के पास नहीं पहुँचा, जिसकी हद्दुल मक़दूर कोशिशें अब भी जारी हैं। अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होता है और अपनी दूसरी मुद्दत में वो माहिदा करने में कामयाब भी हो जाता है तो रुपए की मुसलसल कदर में कमी रुक जाएगी। पाकिस्तान IMF को अदायगी करना शुरू कर देगा और तबादलों की शरह बहाल हो जाएगी और पाकिस्तान 2 से 3 साल में IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी का तौक गले से उतार फेंकेगा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हुब्बुल वतनी को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी और अपनी आइंदा नस्लों के लिए सोचें।
ایسا کہنا ہے جسٹس صاحبہ کا۔ یہی سب کچھ موجودہ حکومت کر لے تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ان کا مضمون، اور اس کے بعد ہمارا تجزیہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتظامی مجبوریاں چاہے اداروں کی ہوں یا سیاسی جماعتوں کی، وہ سپر پاور کے سامنے کیا کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کے سامنے پاکستان کی منتشر قوم کا ہر شہری راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں اور دوستوں کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ دوسری طرف مذہبی منافرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی کو کافر کہہ کر قتل کر دینا معمول بن چکا ہے۔ آج کا معاشرہ عربوں کے دور جاہلیت کو پیچھے چھوڑایا ہے۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے میڈیا اور اداروں کے کردار پر کہ یہ کس طرح ڈیزائن کے مطابق بگاڑے گئے ہیں، اور یہ روزانہ شام کو ٹاک شوز کے نام پر مرغے لڑاتے ہیں۔ نام نہاد اینکر اور تجزیہ نگار چند کو چھوڑ کر بندر کا تماشا دکھاتے ہیں۔ ان کی کیا مجال، جو ڈیزائن سپر پاور کا بنایا ہوا ہے اسے چھیڑنے کی کوشش بھی کریں، جبکہ عمران خان وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ کر اسے چھیڑنے کی سزا بھگت رہا ہے۔ کبھی کبھی کسی پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سمجھدار شخصیات یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ فلاں ادارے کی شخصیت نے اپنے عہدے سے بڑھ کر یہ کام کیا ہے، جبکہ آج پاکستان میں کالیا کا نظام حکومت ہے، اور کالیا جہاں کھڑا ہوگا لائن وہیں سے شروع ہوگی۔ شگاف سے جبار میو کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، جس میں جرنلسٹ کے نام پر دلالی کرنے والوں کے کردار اور ان کے ناچتے ہوئے روزی کمانے پر سمندر پار پاکستانیوں کے جذبات کے مطابق بات کریں گے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو وطن سے محبت کرتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے شفاف گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم امریکہ نوکری کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم یہاں نقل مکانی کر چکے ہیں، اور ہمیں پاکستان اور وہاں اپنے دوستوں سے محبت ہے۔ اس لیے ہم ہی لٹیروں کو اپنی جوتی کی نوک پر مارتے ہیں، اور ایسے ہی خیالات ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو سمندر پار ان کے معاون ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان اور امریکہ زندہ باد۔